है। जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के मन में से डर खत्म हो गया अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट द लॉ, अबाउट द एक्शंस टेकन अगेंस्ट। कि हर बार लड़कियों को ही क्यों बोला जाता है कि आप इस टाइम पे घर आइए, इस टाइम पे जाइए, ऐसे कपड़े पहनिए, वैसे कपड़े पहनिए। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, अगला कहीं हम ही तो नहीं, इसलिए एक डर सा लगा रहता है। लड़कों को क्यों ये बात क्यों नहीं समझ आई जाती है कि आपके घर में भी आपकी माँ है, आपकी बहन है, आप ये सोच के उनको छेड़ रहे हैं, कल को आपकी माँ और बहनों के साथ भी वो सेम चीज़ हो सकती है। कुछ दिनों पहले इसी प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में मैंने मसला उठाया था ईव टीजिंग का, छेड़छाड़ का। जालंधर में हमारे साथ थी एक रिपोर्टर के साथ मारपीट की घटना हुई। क्यों हुई? उसकी वजह यह थी कि कुछ लड़के वहां पर एक लड़की को छेड़ रहे थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो तमाशबीन लोगों ने बजाय उनकी मदद करते हुए उनको पिटते हुए देखा। मैं ये पॉइंट आपके सामने क्यों रख रहा हूं? मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप पूरे दिन से न्यूज चैनल्स पर लगातार देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा हुआ है बस में हुई उस गैंग रेप की घटना का। क्या हम एक समाज के तौर पर इनसेंसिटिव हो गए? हमारी संवेदनशीलता इस तरह के मसलों पर कम होती जा रही है। बार बार हमें अपने आप को टटोलना और ढूंढना बहुत जरूरी है। आप लोगों के रिएक्शंस और बहुत सारी बातें पूरे दिन से सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस अगले घंटे में 4 बड़े पॉइंट्स पर हम फोकस करें। पहली बात यह है कि यह मसला संसद में उठा। संसद में जिन जिन लोगों ने क्या क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कानून में तब्दीली वो संसद के ही जरिए होती है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखूंगा वो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इन मसलों पर। वो ईव टीजिंग से लेकर बलात्कार के मसले हों, उन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तीसरी बात, कन्विक्शन रेट, यानी कि कोई भी घटना होने के बाद सजा जो दी जाती है उसके दर में इतनी कमी क्यों है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, क्योंकि पुलिस कहती है कि कानूनन 60 दिन के भीतर उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है। तो वो इन्वेस्टिगेशन जब पूरी करती है तो कन्विक्शन में देरी क्यों होती है। और चौथी बात, जो लोगों के भीतर जब आक्रोश पैदा होता है तो रिएक्शन के तौर पर निकल कर आता है। लोगों को लगता है कि जो भी बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाला हो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट हो, फांसी की सजा हो। ये 4 पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर हम जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस तरह के मामलों में। देश की सर्वोच्च अदालत का हम जिक्र कर रहे हैं। ट्रायल और हाई कोर्ट इस कायराना अपराध को हल्के में ना ले, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये बात उसने 13 अक्टूबर 2012 को कही। उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वो लोअर कोर्ट्स की तरफ कह रहा है देश का सुप्रीम कोर्ट, जिसने पीड़ित के साथ जिसने किसी पीड़ित को अंजाम देने के साथ साथ उसकी हत्या भी कर दी हो। ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है। इस तरह के मसलों में सबूतों को आंकने में ज्यादा सावधानी बरती जाए। ये इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। और जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, को कमजोर तथ्यों पर आजाद ना किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। ये 30 नवंबर 2012 का मसला है। ये ईव टीजिंग से जुड़ा हुआ है, छेड़खानी के मसलों से जुड़ा हुआ। यहां पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली यहां पर कह रहा है कि छेड़छाड़ के मामलों को थोड़े से प्रयास से रोका जा सकता है। थोड़े से अगर आप प्रयास करें, ये लोकल पुलिसिंग पर आकर रोकेगा। और अगर इसको रोका नहीं गया तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि अरे हम छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देकर निकल जाएंगे, वो कल को बलात्कार तक की घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब जरा रेप के आप आंकड़े देखिए। कन्विक्शन रेट की हम बात कर रहे हैं। जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं उसमें जो केस दर्ज होते हैं वो उनके आंकड़े आपके सामने हैं। 24,206 केसेस, सजा सिर्फ 26.4% लोगों को। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप अपहरण के केस देखिए जो दर्ज होते हैं केस, वो तकरीबन 35,000 से ज्यादा केस हैं। अगेन सजा जो है वो सिर्फ 28%
लोगों को मिल पाती है। सब कुछ सीधे सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का जहां तक सवाल है, 42,000 तकरीबन 43,000 केसेस हैं, इसमें भी सजा जो है वो सिर्फ 27% लोगों को मिल पाती है। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईव टीजिंग, छेड़छाड़ में केसेस कम है, लेकिन सजा का प्रतिशत जो है, कन्विक्शन का जो रेट है वो ज्यादा है, 45% के आसपास है। अब बात फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सदा रोहतास जिले में 2 दिन की सुनवाई में फैसला हुआ था। लोग देखना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव फील करना चाहते हैं कि क्या इस तरह की घटना करने वालों को सजा सुनाई जाती है। नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को 7 साल की सजा हुई है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसा कर सकता है, सबसे कम समय में सुनवाई कर सजा सुनाने का रिकॉर्ड है। मैं क्यों ये आपके सामने रख रहा हूं? मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसे भी तमाम उदाहरण हैं जहां पर इमीडिएटली और बहुत कम वक्त में सजा सुनाई जाती है। जर्मन एक स्टूडेंट के साथ बलात्कार का मामला था, अलवर का, और ये सब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने घटना के 23 दिन के अंदर अपना फैसला सुना दिया था। अलवर की ही घटना है। आरोपी BH मोहंती को 7 साल की सजा इस मामले में सुनाई गई थी। और जोधपुर की अगर आप तस्वीर देखें तो एक जर्मन महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 दिन के भीतर ये सजा सुना दी। और दोनों आरोपियों को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये मैं जानबूझ के अपने पैनल से मिलाने से पहले आपके सामने कुछ बड़ी बेसिक बातें यहां पर रख रहा था। मैं चाहूंगा आपके अपने पैनल से मिलाना। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर आमोद कंड साहब मौजूद हैं, एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिशियल रहे आमोद कंड साहब, दिल्ली में उन्होंने सर्व किया है, DGP रहे आमोद कंड साहब। मेरे साथ समीर मल्होत्रा साहब मौजूद हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, तेजेंद्र लूथरा होंगे जो कि जॉइंट कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, पिंकी आनंद होगी सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। हम लगातार अपने रिपोर्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये पूरी घटना किस तरह से हमारे सामने आई? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार मंगलवार दोपहर पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने दिल्ली गैंगरेप केस में पकड़े गए लोगों की जानकारी दी। 4 अपराधी हम लोगों ने पकड़ लिए हैं। उनमें से 3 अधिकारी तो 24 घंटे के अंदर पकड़े गए थे और 2 अपराधी अभी पकड़े जाने बाकी हैं। इसके पहले सोमवार रात ही दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज से इस बस की तस्वीर मिल गई। सफेद रंग की इस बस पर यादव लिखा हुआ था। पीड़ित लड़के ने भी बताया कि बस की सीटें लाल थीं और उस पर भूरे पर्दे पड़े हुए थे। इसके बाद तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की ऐसी 370 बसों की छानबीन कर डाली। पर आरके पुरम सेक्टर 3 में ये बस हमें मिल गई। उस बस के जब फॉरेंसिक से जांच कराई गई तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि वो वाकई वही बस है जिसने की ये विभत्स घटना घटी है। इसके बाद ही पुलिस बस के ड्राइवर राम सिंह तक पहुंची और उसकी निशानदेही पर बाकी आरोपियों तक। हालांकि 2 आरोपी अब भी उसकी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन बस की फॉरेंसिक जांच से पुलिस को कई पुख्ता सबूत मिले हैं। इस मामले को हल करने का दबाव दिल्ली पुलिस पर काफी ज्यादा था। स्पेशल सीपी धर्मेंद्र कुमार ने गृह मंत्री को इस मामले की जानकारी दी। 4 एक्यूज अरेस्ट कर लिए हैं इसके अंदर से ऑलरेडी, और 2 एक्यूज के पीछे टीम लगी हुई है हमारी। उन 2 को भी जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। वैसे पुलिस और भी सबूतों की तलाश में है। उसे अभी तक पीड़ितों के कपड़े नहीं मिले हैं, ना ही उनके मोबाइल फोन्स मिले हैं। पुलिस की कोशिश वो कपड़े बरामद करने की भी है जो हमले के वक्त आरोपियों ने पहने हुए थे। अदालत में आरोपी ने शिनाख्त परेड कराने से इनकार किया। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद भले ही दिल्ली पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, न पुलिस के पास और न ही सरकार के पास। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सजी लाल और AJ जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। मैं तेजेंद्र लूथरा आपसे शुरू करूंगा। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है,
लोग जब रिएक्ट करते हैं इस तरह की घटना को देखने के बारे में जानने के बाद सबसे ज्यादा घबराहट होती है, और ये घबराहट आती है पुलिसिंग को देखकर। लोगों को लगता है कि जो भी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उनको महफूज रखने के लिए जिम्मेदार है, उस पर वो भरोसा नहीं कर पाते। देखिए, जहां तक क्राइम की बात है, क्राइम से जो हमारी फाइट है या क्राइम जो हमारा चैलेंज है वो एक कॉन्टिन्यूस चैलेंज है और हम लगातार इससे लड़ रहे हैं। बट वी आर नॉट फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। इस केस में भी आप देखिए कि जैसे ही इस घटना का हमको पता चला, उसके 24 घंटे के अंदर 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया और 2 अपराधी बाकी जो हैं उनकी शिनाख्त हो गई है और उनको भी जल्दी हम पकड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। और जहां तक आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वी हैव आवर सिटी सिक्योरिटी प्लान, वी हैव आवर पीसीआर वैन्स, वी हैव आवर पुलिस स्टेशन पेट्रोलिंग। बेसिक सवाल ये उठता है कि कोई भी इस तरह की वहशी घटना को अंजाम देने की भी सोचे कि आप मतलब ये वहशीपन है। इस कोई इस तरह की घटना को शहर के बीचों बीच शाम के समय में, इसका मतलब कि उसको सिस्टम, पुलिस, इन बातों का खौफ नहीं है। देखिए, पूरे सिस्टम में जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। हम लोग सीआरपीसी के तहत 60 दिन में चार्जशीट को फाइल नहीं, इन्वेस्टिगेशन मतलब सुरक्षा भी पुलिस का पॉइंट। हाँ, सुरक्षा नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। हाँ। हम जब चार्जशीट फाइल कर देते हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, उसके बाद कोर्ट्स हैं। जब तक हमारे पास इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन, फास्टर कोर्ट्स, फास्टर ट्रायल और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं होगा, हम जो फियर ऑफ रूल ऑफ लॉ है, जिसमें पुलिस का भी एक हिस्सा है, पुलिस का खौफ, बिना फियर ऑफ रूल ऑफ लॉ हम सोसाइटी में नहीं ला सकते, नहीं बैठ सकता। ठीक है, वो खौफ अमर कर। मैं कानून और बाकी मसलों पर आने से पहले, अभी भी 2012 के हिंदुस्तान में, देश की राजधानी दिल्ली में, क्यों कोई ऐसा उसके व्यक्तिगत वहशीपन के अलावा क्यों कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि नहीं, इस तरह की घटना को हम सपने में भी अंजाम देने के नहीं सोच सकते? देखिए, पुलिस किसी लड़की का रेप एक बस में। देखिए, तेजेंद्र ने जो बात कही, इस हद तक मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड या इंडियन पुलिस का भी रिकॉर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन के मामले में बहुत बुरा नहीं है। केस वर्कआउट हम कर लेते हैं और ये वाकई पकड़ना एक बहुत अच्छी बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई कि इन्होंने पकड़ा, 1 दिन के अंदर पकड़ा। लेकिन पुलिस की पहचान या पुलिस का जो रोल है, वो सच पूछिए तो लोगों की मानसिकता से जुड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग क्या महसूस करते हैं। आपने जो बात उठाई कि लोगों को इस ढंग की हिमाकत हुई, ये 4 लोगों को, 6 लोगों को ऐसी हिमाकत हुई कि इन्होंने इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि दिल्ली शहर में 80,000 पुलिस ऑफिसर्स हैं, दिल्ली शहर में 617 के आसपास पीसीआर वैन्स हैं और ये इतना एक ढंग से वेल इक्विप्ड शहर है। इस शहर में पूरा इंतजाम है यहाँ पे प्रोटेक्शन का, इसके बावजूद ऐसा किया इन लोगों ने। मैं बार बार जब कह रहा हूँ कि देश की राजधानी 2012 का हिंदुस्तान में, वही पॉइंट पर बार बार आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दूर दराज के हिंदुस्तान में होने वाली घटनाओं के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपके नाक के नीचे ये हो रहा तो फिर क्या करें? आप देखिए, देश में, पूरे देश में 30 लाख पुलिस ऑफिसर्स हैं, आबादी 1 बिलियन प्लस है। जाहिर है कि पुलिस ऑफिसर फिजिकली कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन एक उसकी आप दहशत ही कह लो, ये एक उसका रोब कह लो, या उसकी एक बात कह लो कि लोगों को डर वर्दी का असर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और लोग, खास करके जो माहौल में देखता हूँ, इस शहर का माहौल, या वैसे देश का माहौल वैसा है, लेकिन शहर का माहौल जो देखता मैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात हम कर रहे हैं, इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन एक चीज की जिसकी चर्चा तेजिंदर ने की, लेकिन असल चीज है कि कानून व्यवस्था ऐसी हो कि लोग महफूज महसूस करें, लोगों को डर हो कि ऐसा अपराध करके नहीं निकलेंगे। ठीक है, कानून के पॉइंट पर आएंगे। आप लोगों से विक्रांत, सोनिया गांधी ने बातचीत की है शीला दीक्षित से इस मसले पर। इसकी क्या अहमियत है कि सोनिया गांधी शीला दीक्षित से बात कर रही है? अहमियत क्या है?
जी देखिए, आप कह सकते हैं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण शहर की एक घटना है और देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनेता सोनिया गांधी ने देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से बात की है, जो कि जिनके अंडर में आप कह सकते हैं दिल्ली पुलिस आती है, और उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन होना ही चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी बात की है और जो महिला आयोग की अध्यक्षा है उनसे भी सोनिया गांधी ने बात की है। लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस अंडर में आती है गृह मंत्री शिंदे के, तो उनसे साफ तौर पर यह बात कही गई है। कहीं ना कहीं अभिज्ञान जी, साफ तौर पर ये समझ में आया है कांग्रेस पार्टी को कि बार बार महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है। सोनिया गांधी महिलाओं के आरक्षण की बात करती हैं। वो कहती हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति हमने देश को दी, पहली महिला स्पीकर हमने देश को दी। तो ऐसे में आप खुद यूपीए के अध्यक्ष हैं और महिलाओं के साथ ऐसी बात हो, तो अब तक की खामोशी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर एक दबाव था कि वो कोई ना कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं। और निश्चित तौर पर ऐसे मौके पर सोनिया गांधी ने जब शिंदे से कहा है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कम से कम इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अभिज्ञान जी दिल्ली में ऐसा हुआ है और दिल्ली के बाहर गांव में कैसा कैसा होता है, वहां पर तो आवाज भी दिल्ली तक नहीं आ पाती वहां की। विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया गांधी बात कर रही है देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से। मैं बात करूंगा पिंकी आनंद से। पिंकी, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का पॉइंट। और सबसे बड़ी चीज जो तेजिंदर लूथरा प्रोग्राम के शुरुआत में कह रहे हैं, आमोद कंद साहब कह रहे हैं कि उसके बाद रूल ऑफ लॉ उसका डर नहीं होता। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे। मैं कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा था इस प्रोग्राम में, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किस तरह से डिसीजंस लिए, हम उसको कोट कर रहे थे। ये सारे मामले स्वतः फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में क्यों नहीं जा सकते? स्वतः का कोई प्रोसीजर एक्चुअली है नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जब सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि ऐसे केसेस किस प्रकार के केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट डिसाइड करेगी। ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तक फंडिंग नहीं है। ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में सब इशू आता है रिगार्डिंग दीज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आल्सो। तो इसीलिए इस कारण से जो सिचुएशन आई हुई है, लैक ऑफ फंड्स और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप ही नहीं है। वो तभी सेटअप हो सकते हैं जब गवर्नमेंट का इसमें पूरा मूल सपोर्ट हो और मूल प्लानिंग हो। ये मूल प्लानिंग तभी अभी आजकल बात की जा रही है और बहुत अच्छी चीज है कि चलिए किसी तरीके तो ये बात शुरू हुई है। लेकिन रूल ऑफ लॉ की जो अभिज्ञान आप बात कर रहे थे, उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब जो होता है कि एक कानून या एक स्थिति का एक पहलू है जिससे अगर आप बाहर जाएंगे उस दायरे से, समाज ने बनाया है कानून, संसद ने बनाया है कानून, अगर उसके बाहर जाएंगे तो तुरंत ऐसी चीज आपके सामने आएगी जिससे आपको डर लगे। डर लगना, दहशत होना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस का। लेकिन उसके साथ साथ ही जो आपने तेजिंदर जी से बात की थी, शायद वो बीच में रह गई, कि पुलिसिंग का जो रोल है, एक तो इन्वेस्टिगेशन का हो गया, मान लिया कि दिल्ली पुलिस का उसमें अच्छे रिजल्ट होंगे, लेकिन पुलिसिंग जो है वो हमारे देश में मिसिंग है। ये जो बस है जिसकी बातचीत हो रही थी, ये 3 पुलिस ऑब्स्टिकल से निकलकर आगे गई है। वहां पर इसको रोककर पूछा क्यों नहीं गया, ये बस अपने रूट पर जा रही थी या नहीं जा रही थी। आफ्टर ऑल ये प्राइवेट बस है, लेकिन देयर इज सर्टेन रिक्वायरमेंट। जो सारी पुलिस आपकी बैरिकेडिंग आज की डेट पे है, क्या सिर्फ वो लोगों को जाने देते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं होती? जो सीसीटीवी की बातचीत हो रही थी, अगर वो इंस्टॉल हो जाए बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में, तो इससे क्या मैसेज, एक डर आपको सामने नहीं आएगा? काफी प्रश्न हैं जो समाज और कानून दोनों से जुड़े हुए हैं। तो समाज और कानून दोनों से बात कही आपने। मैं वापस आऊंगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के पॉइंट पे। एक चीज और है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि ये 3 ऐसे जगहों से गुजरी ये बस और काले शीशे लगे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर निर्देश है कि टेंटेड ग्लासेस नहीं लगे होने चाहिए। क्यों कहीं पर आप इस बात का अगर क्रेडिट ले सकते हैं पूरे दिल्ली पुलिस के साथ, हमने ये 24 घंटे में मसला सॉल्व कर दिया, 3 लोगों को पकड़ा, बाकी 2 और पकड़े जाएंगे, आप इस बात का भी तो डिस्क्रेडिट लेंगे कि कहीं पर पुलिसिंग में फॉल्ट तो है ही है ना? सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट जब ईव टीजिंग पे सुना रहा था, उसमें क्या कह रही सुप्रीम कोर्ट? कह रही साहब लोकल पुलिसिंग को अगर आप बेहतर करेंगे तो बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स सुधर जाएंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल पिछले 5 महीने में हमने टिंटेड ग्लासेस के खिलाफ एक अभियान चलाया और 30,000 से ज़्यादा गाड़ियों के टिंटेड ग्लासेस के हमने चालान किए और उनकी जो फिल्म्स थी उसको रिमूव करवाया। इस बस की जहाँ तक बात है, इस बस के ऊपर पर्दे लगे हुए थे। और दूसरा, इस बस में जो भी घटना हुई उसका कोई SOS पुलिस को नहीं आया। जैसे ही SOS हमको मिला, हमने रिएक्ट किया और फटाफट जो भी कार्रवाई बनती थी वो करी। तीसरी बात, आपने बैरिकेड की उठाई। आप गुड़गांव का टोल देखिए, वहां पर 20 लेन है,
उसके बावजूद वहाँ कितना ज़बरदस्त जैम लगा होता है। और जहाँ हम बैरिकेड लगाते हैं वहाँ 2 लेन की सड़क होती है या 2.5 लेन की सड़क होती है, वहाँ पर हम जैसे ही किसी वाहन को चेक करने लगते हैं जैम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चेकिंग बिल्कुल ना करें, लेकिन चेकिंग करना अपने आप में एक चैलेंज है, और ख़ास तौर से बड़े वाहनों की, बसों की चेकिंग करना। तो इसलिए रैंडमली चेकिंग किया जाता है, कंटिन्यूअसली लगातार व्हीकल्स की चेकिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, आप समीर, तीसरा पॉइंट मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग हिस्सों में इन सारे, तीसरा पॉइंट जो होता है वो बिहेवियर का। मैंने क्यों जलंधर की स्टोरी से इस प्रोग्राम की शुरुआत की, क्योंकि समाज भी बहुत इग्नोरेंट है। बहुत आसानी से बैठकर आप मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते, क्योंकि एक्चुअली कोई घटना होती है तो 99% लोग बच कर निकल लेते हैं। कोई उसमें, और मतलब तमाम ऐसे कितने किस्से हैं इस मुल्क में जहां पर अगर कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा हो, छेड़खानी कर रहा हो, तो जो लोग जो उसको रोकता है वो पिटता है। ये कहीं पर मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, ये सिकनेस है दिमाग की। मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोरेंट से कहीं ज्यादा समाज टॉलरेंट हो गया आज की डेट में। चलता है और चलता है कोई बात नहीं, अब क्या है, चलो हो रहा है। और छोटा मोटा, जब तक कि आपके, ईश्वर न करे, आपके घर में किसी के साथ हो जाए, तब आपको समझ में आएगा कि किस दर्द से गुजरना पड़ता है। और छोटे मोटे मजाक को, रैगिंग को हम बड़ा एक छोटी सी घटना समझ के छोड़ देते हैं। शुरुआत वहां से होती है। जो भी क्राइम करता है उसकी मेंटालिटी रातों रात नहीं पनपती। बचपन से लेके बड़े होने तक किस प्रकार के उसे संस्कार मिलते हैं, चाहे स्कूल के माध्यम से, चाहे दोस्तों के द्वारा, चाहे घर में क्या माहौल है, इन चीज़ों से। फिर मीडिया का जो जिस तरह की मूवीज हम देखते हैं, जिस तरह के आइटम सॉन्ग्स आज परोसे जा रहे हैं, यानी एक इंसान को आइटम के रूप में सामने रखा जा रहा है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, किस प्रकार के खेल आप खेलते हैं, किस प्रकार की वीडियो गेम्स, और किस प्रकार की आज इंटरनेट पे आपको जो कहते हैं ना, इतनी प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन और कितना कुछ समय से पहले, और उसके चलते क्या प्रॉपर मार्गदर्शन मिल पाता है, यानी एक चीज़ है। दूसरा, फियर ऑफ द लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया है जितनी भी क्रिमिनल साइकोलॉजी में बात यदि करें तो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स की बात होती है। और बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में देखा गया है कि यदि आपको खौफ हो कि यदि मैं कुछ करूंगा गलत कार्य, दिल में डर होगा, डर, तो उसके एवज में मुझे कुछ ना कुछ ऐसी कड़ी सजा मिलेगी जिससे मैं बच नहीं सकता और मैं बेनकाब हो जाऊंगा, तो उस चीज से इंसान डरता है। पर यदि उसको ये लगे कि हाँ कुछ भी करके मैं बच सकता हूं, तो वो जो एक मानसिकता है वो गलत है। वो बहुत बहुत भयानक मानसिकता है और वो कुछ भी रूप इख्तियार कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरुआत होती है छोटी मोटी चोरी चकारी से, झूठ बोलने से, नियमों का उल्लंघन करने से, स्पीड से गाड़ी चलाने से, जब ये सब चीजें शुरू होती हैं जहां आप खुद पर आपा खो रहे हैं, उसी समय उसको पकड़ने की आवश्यकता है। वहां तक पहुंचे, मतलब हम सब जानते हैं अमोद खान साहब और तेजिंदर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, आप लोग ने क्राइम और क्रिमिनल से डील किया, वहां तक आपकी मानसिकता पहुंचे कि आप किसी रेप जैसी घटना को अंजाम दे, तो सोच के परे हो जाता है ना। मैं इसे फिर एक सामाजिक बीमारी कहूंगा या कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता कहूंगा। जो मानसिक तौर पे बीमार लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, वो जिन्हें हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, वो अक्सर ऐसे क्राइम्स नहीं करते हैं। उनमें यदि आप क्राइम की संख्या देखेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि वो उस प्रकार से मैनिपुलेट नहीं कर पाते। वो उस तरह से दूसरे के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं करते अक्सर। अगर आप एवरेज निकालेंगे परसेंटेज में, फिगर्स में, तो उनमें इतना आपको नहीं दिखेगा। ये दिखेगा उन लोगों में जिनमें पर्सनैलिटी फ्लॉ या इनएडिक्वेसीज हैं, और ऐसे फ्रिंजेस आपको हर सोसाइटी में दिखते हैं। पर इनकी शुरुआत बचपन से हो जाती है और उन्हें जल्द पकड़ने की आवश्यकता है बचपन में ही, ताकि उस समय रहते उनका कुछ उपचार हम कर सकें, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से हो, चाहे वो डांट डपट से हो, चाहे वो सही तरीके दिखाने से हो। और साथ साथ मुझे लगता है इन सब चीजों के साथ एक फियर ऑफ द लॉ, जिसको बिल्कुल हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। फियर ऑफ द लॉ। हम वापस आते हैं कानून के पॉइंट पे, जो बात पिंकी आनंद कह रही थी। पिंकी, आपने इस पॉइंट को रखा कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है इस बात के लिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए, और उसके जरिए जब तेजी से वर्डिक्ट आएगी या लोगों को पता चलेगा किसी ने ऐसी कोई घटना की है और उसको ये सजा मिली है, तो लोगों के अंदर डर पैदा होगा। अमोद, आपको लगता है कि आप लोग पुलिसिंग कर चुके हैं कि जब डर एक्चुअली लोगों को लगता है, लोग अपनी बात से पलटते हैं, या लोग ऐसी भी स्टेज में आ जाते हैं कि उनको डर से कोई फिक्र नहीं है, ठीक है जेल चले जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं? देखिए, एक हार्डन क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डर के दो पहलू जी। देखिए, यहाँ पे आपने जो पहले जो फिगर्स दिए थे उसमें आपने बताया कि छेड़खानी के केस सिर्फ 8000 हुए, रेप के 36000 हुए। छेड़खानियां बहुत ज्यादा होती हैं और बेहिसाब होती हैं छेड़खानियां। हर छोटे शहर, हर गांव, हर महल्ले, हर टोले में छेड़खानियां होती हैं। केस रजिस्टर नहीं होता है, वो सामने नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लोगों को मौका मिलता है। मुझे प्रयास के माध्यम से वैसे ये जुवेनाइल से बहुत
डील करने का मौका मिलता है। और मैं डिटेल्स नहीं बताना चाहता हूँ चूंकि एक अलग बात है वो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में रेप के केसेस में जुवेनाइल्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको बताऊँ, और ख़ास करके वो 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में वो इन्वॉल्व होते हैं। और पहले भी एक कहानी आपको मालूम है, दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि जुवेनाइल्स बड़े सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनकी मानसिकता या उनके लाइफ को बहुत करीब से देखने का मुझे मौका मिलता है, मैं देखता हूँ और मैं पाता हूँ कि ये टॉलरेंस जो है, जिस हद तक कानून का भय होता है उससे कहीं ज्यादा भय समाज का होता है, उससे कहीं ज्यादा एक कंट्रोल उसकी फैमिली की होती है। स्कूल में क्या हो रहा है, उसके इमीडिएट फैमिली में क्या हो रहा है, उसके आसपास के समाज में क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें उतनी ही ज्यादा बंधन डालती हैं जितनी बंधन बल्कि उससे बहुत ज्यादा डालती हैं जितनी कानून डाल सकती है। क्या वजह होती है कि जुवेनाइल्स पैदा होते हैं, क्या वजह होती है कि छोटी छेड़खानियों से एक बड़ा अपराध पनपता है? वो इसलिए होता है कि हम उसको उस मौके पर रोक नहीं पाते हैं। अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो भय के अलावा जो सामाजिक कंट्रोल है, क्राइम का सबसे बड़ा कारण परमिसिवनेस होता है। आप परमिसिव सिचुएशन क्रिएट करते हैं और क्राइम पैदा होता है। एक ब्रेक पे जाने से पहले कि वर्दी का डर लोग कहते हैं कि अभी भी होता है, एक आम इंसान के अंदर वो पुलिस की वर्दी से डरता है। तो ये जब डर एक आम इंसान के अंदर होता है, जो जिसने किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, उसका किस स्टेज पे यह डर उतर जाता है कि कानून कम ढीला होने की वजह से? हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। एक वहम होता है एनोनिमिटी का, एंड आई कैन गेट अवे विद इट। ये वहम भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये फैक्ट हो। जब ये वहम आपके मन में होता है कि मैं एनोनिमिटी का फायदा उठा के आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग, तो आप करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। और जैसे जैसे हमारे महानगर बढ़ते जा रहे हैं उसमें एनोनिमिटी बढ़ती जा रही है, पड़ोसी को नहीं जानता, नहीं चलेगा, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, और उसकी वजह से मैं लूंगा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात को जानने और समझने की कि कानून के रहते हुए सिर्फ ये किसी व्यक्ति विशेष की अपनी आपराधिक प्रवृत्ति है कि वो रेप जैसी किसी घटना को अंजाम दे। हम समाज के तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आप लड़कियों के रिएक्शंस लगातार आज पूरे दिन से सुन रहे हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि सारी बंदिशें और पाबंदियां उनके ऊपर लगे। समाज, हमें अपने ऊपर भी देखने की बहुत जरूरत है। इस डिनायल में जी के कोई फायदा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले वो देखने की जरूरत है। हम वापस आएंगे कानून, सख्ती और डर के पॉइंट पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं कानून की, हम बात कर रहे हैं डर की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाज की जिसमें क्या वाकई, और ब्रेक में मेरे पैनलिस्ट यहां पर यही चर्चा करते हैं कि क्या हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस पैदा हो गई, अपराध करने वाले लोगों को हम रिजेक्ट नहीं करना चाहते अपने दायरे से। हम चुपचाप बैठ के सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे समाज में सूटेबल हमें नजर आने लगते हैं, हम उस पर रिएक्ट नहीं करते। तेजिंदर, ये एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार बलात्कार जैसी घटनाओं को आप समाज से अलग करके देख नहीं सकते। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या ये लोग जो आज पकड़े गए हैं इस तरह की घटना में, इनके परिवार को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इनके परिवार के प्रति क्या समाज का रिएक्शन होगा? देखिए, अगर एक ट्रेंड को देखें, जनरल ट्रेंड को देखें, तो जो सोसाइटल डिसअप्रूवल ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्राइम है वो कम हुआ है, वीक हुआ है। आप क्राइम करके आइए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी फिर से समाज में हो जाती है। समाज कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर कर रहा है कि किसी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है, उसको फिर से वैसे ही गले लगा लिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्राइम करने को और बढ़ावा देता है। और इस तरह के संगीन जुर्म के बावजूद हो सकता है बलात्कार की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। जहां तक मैंने सुना है कि इवन तिहाड़ जेल में भी जब इस तरह का कोई अपराधी जाता है तो वहां के जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इस तरह के क्राइम को छोड़कर अगर बाकी क्राइम की बात करें, मर्डर की बात करें या फाइनेंशियल क्राइम की करें, सोसाइटी का कोई डिसअप्रूवल है ही नहीं। सोसाइटी एकदम से... आप मानती हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? आप एक लॉयर हैं, एक सीनियर लॉयर है, आप देखती होंगी मसलों को, केसेस को। लोगों को लगता है कि ठीक है, कानून है, एक अच्छा वकील हायर करेंगे, आज नहीं तो कल अपने अपराध से छूट जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके उसी समाज में घुल मिल जाएंगे।
नहीं, बिल्कुल ये बात तो है ही, बिकॉज जो जहाँ डर की बात हो रही है, चाहे कानून से चाहे समाज से, कोई डर है नहीं, ये तो ऑब्वियस है। डर जो नहीं है बिल्कुल इसी कारण से, एक तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो अपने आप में उसमें बहुत डिलेज है। जो नॉर्मल ट्रायल चलता है वो वक्त 3 इतना साल लगा से देता है 5 कि आधा साल से डर तो 10 उस वक्त साल के साथ तक निकल जाता है। सही बात है। आधा डर मतलब ये कि समय होगा, देख लेंगे क्या होगा, इट्स अ लेटर एटीट्यूड की बात। बेल मिल जाती है, वो भी अपने आप में एक बहुत प्रोत्साहन देती है। तीसरी बात यह है कि लोगों की ये उम्मीद कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज से या पैसे के माध्यम से हम लोग विटनेसेस को खरीद लेंगे या कुछ और कर लेंगे जिससे हमारी कन्विक्शन ना हो, वो अपने आप में एक बात है। चौथा, जो प्रेशर लोग विक्टिम के ऊपर लगाते हैं और उसकी फैमिली के ऊपर लगाते हैं कि वो ऐसे चीज को, केस को आगे ना बढ़ाए, चाहे वो सिर्फ डर के जोर से है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ऐसा बर्ताव और किया जाएगा। मुझे याद है पीछे एक एसिड जो जिससे फेंका था लड़के ने, उसके साथ जब उसको जेल में ले गए थे और वो बाहर छूट के आया था, उसने बाहर आके कहा मैं दोबारा करूंगा। अब अगर ऐसी फीलिंग किसी में आ जाए तो उसके साथ एक सिर्फ उसको जल्द से जल्द डे टू डे ट्रायल की जो बात हो रही है आज की तारीख में, अगर वो डे टू डे ट्रायल होकर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, वैसे 2 दिन में नहीं, मेरा मतलब है 2 दिन का कानून मुझे कुछ थोड़ा सा उसमें गलती लगती है, लेकिन जल्द से जल्द होकर उसको सजा मिल जाए और वो लाइफ के लिए अगर अंदर जाता है, उसी से एक समाज में एक पूरा जो मैसेज है, और वही चीज इससे भी ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट से, डेथ सेंटेंस से बहुत एक क्लियर मैसेज जो समाज में जाता है, उसकी कोई दो राहें किसी के साथ नहीं हो सकती। डेथ सेंटेंस एक चीज है जो लोगों को डराती है कि दोबारा ऐसे गुनाह कभी सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। हम कैपिटल पनिशमेंट के पॉइंट पर अलग से समीर, जो हम ये समाज के पॉइंट पर बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपने कहा कि ये प्रवृत्ति जो होती है ये शुरुआत से किसी के अंदर आ जाती है, वो कब मैनिफेस्ट होके वो इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दे ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन शुरुआत से आ जाती। आसपास का दायरा होता है क्या? जो बात तेजिंदर लूथरा कह रहे हैं कि प्रॉब्लम वही है कि वो आसपास से कभी रिजेक्शन नहीं होता कोई घटना को अंजाम देने के बाद, कहीं ना कहीं उसे बड़े आसान तरीके से ले लिया जाता है और ढील दे दी जाती है वहाँ पर। और मुझे लगता है जहाँ पर पेरेंटल निगरानी जो है, जो होनी चाहिए हर बच्चे के ऊपर, वहाँ जब कसर रहती है, या जहाँ पर सही रोल मॉडल नहीं मिलते फैमिली के अंदर, या जहाँ पर बहुत अधिक शराब है, जहाँ बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पर दूसरे को मारने में एक शेखी और एक बहुत अच्छाई महसूस की जाती है, जहाँ दूसरे के दुख में खुशी का इजहार किया जाता है, जहाँ दूसरे के दर्द को महसूस नहीं किया जाता, वहाँ मुझे लगता है बीमारी के बीज जो हैं शुरू हो जाते हैं। और वो चीज़ अगर धीरे धीरे आगे पनपती चली जाती है, फिर उसमें नियमों का उल्लंघन होता चला जाता है। जैसे पिंकी ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि फिर उसके बाद आपको बेल मिल जाती है, बेल के बाद फिर आपका जीवन जो है वो सामान्य तरीके से चला जाता है, आपकी तारीखें लगती है, तारीखों में आप वकील के साथ चले जाते हैं, बेसिकली उन तारीखों को छोड़कर आपका जीवन बहुत सामान्य हो जाता है। 2 तरीके से मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है और अक्सर ये प्ली भी ली जाती है डिफेंस में कि ये इंसान मानसिक तौर पे बीमार था और उसने इस वजह से इस तरह का कार्य किया, या ये नशे की चपेट में था, होता है जिसके हिसाब से कानून को अपने लिए तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाती है। वहाँ 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक चीज तो ये है कि विकृत मानसिकता, और दूसरी चीज है मानसिक बीमारी। जो मानसिक बीमारी है उसके अंदर क्राइम रेट आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, बल्कि औसत समाज में आपको उसके मुकाबले कम ही दिखेगा, क्योंकि वहां पर इतनी मैनिपुलेशंस नहीं है, वहां पे इंसान परेशान है, उस बीमारी में उसको कई तरह के हेल्यूसिनेशंस हैं, कई वॉइसेस हैं, उसके बहाने वो कुछ ना कुछ कर रहा है जो उटपटांग भी दिख सकता है, वो एक अलग चीज है। और मानसिक बीमारी भी कई प्रकार की है, उसका इलाज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विकृत मानसिकता, जहां पर पर्सनालिटी के फ्लॉज हैं। अब जब पर्सनालिटी की बात की जाती है तो उसके अंदर परिवार का वातावरण, उसके अंदर समाज क्या वातावरण परोस रहा है, उसके अंदर फियर ऑफ द लॉ, उसके अंदर मॉरल एजुकेशन, उसके अंदर स्कूल में जो एजुकेशन मिल रही है उसमें जिस तरह के दायरे में आप उठ बैठ रहे हैं, इसका बहुत अधिक रोल है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के पास 2 मन है, एक मन जो भटकता है, एक मन जो सब कुछ पाता है और सब कुछ अपने आप को खुश कर लेना चाहता है, वांट्स हैं, डिजायर्स हैं। दूसरा मन जो आपको रोकता है, कहीं ना कहीं कहता है गलत है, शायद अगर ऐसा करूंगा तो उससे मुझे या मेरे परिवार को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। जब इस तरह का कोई इंसान क्राइम करता है तो मुझे लगता है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। और दूसरा, अमोद जैसे वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। जब आप प्रयास के माध्यम से इस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, मेरा पॉइंट सिर्फ है कि जब आप उनसे बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप जो जुवेनाइल्स के साथ काम करते हैं उसमें से रेप और मर्डर जैसे सीरियस क्राइम के वो अक्यूज हैं, बच्चे वो कहते क्या है, वो कहते क्या है कि उनके आसपास के लोग या दोस्त हो या जान पहचान के लोग हो, परिवार हो, वो उनसे क्या कम्युनिकेट करते हैं? आमतौर पे हमने देखा है कि ऐसे जो मतलब बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं 15, 16, 17 साल के, उनमें कुछ आदतें होती हैं
उनके कुछ तौर तरीके होते हैं जो बहुत ही ऑफ बीट होते हैं, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, गलत होते हैं, और उनको घर के लोग स्वीकार कर लेते हैं। शुरू में स्वीकार करते हैं तो शुरुआत वहाँ से होती है, शुरुआत वहीं से होती है, और धीरे धीरे वो बात बढ़ती चली जाती है, जो मैंने पहले भी कहा है। और अगर आप और आगे बढ़ें इस बात को लेकर, हम लोगों को एक और मौका मिला, चूंकि एक समाधान भी चाहिए हमको। इसी ढंग की बातचीत आज से कोई 12-13 साल पहले बहुत ज़्यादा हुई, जब रेप हुए दिल्ली में, काफ़ी हंगामा रहा, दिल्ली पुलिस को बहुत कुछ करना पड़ा। हम लोगों ने रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, लुथरा अभी भी चल रहे हैं, एक रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स क्रिएट किए गए जो दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी बड़ी चर्चा भी होती है। और इसके बाद दिल्ली कमीशन विमेन इसकी चर्चा करती है, जिसमें कि एक जानने की कोशिश की जाती है कि एक तरफ तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल वर्कर साथ साथ ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि तमाम घटना के पीछे क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या पारिवारिक स्थिति थी, क्यों ऐसा हुआ। तो रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स की जो एक फाइंडिंग्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इस यूनिट को भी, इस इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए, थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का आखिरी हिस्से में आएंगे तो हम सीधे सीधे इस पर बात करेंगे। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, पिंकी आनंद ने ये पॉइंट रखा कि किस तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करने की जरूरत है अगर आपको ऐसी अदालतें चाहिए जहां से बहुत तेजी से फैसले आए। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन का काम जो कानूनन 60 दिन का समय है उसमें करती है, पुलिस इस बात का दावा करती है। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि क्या फांसी की सजा से होने के बाद, डेमोन्स्ट्रेटिवली लोगों को पता चलने के बाद, क्या वाकई फियर बैठेगा दिमाग में, डर बैठेगा दिमाग में? इस पॉइंट पर हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। कोई भी बात आज के दिन इस तरह की घटना के मसले में पूरी नहीं हो सकती इस डिबेट के बगैर कि क्या वाकई कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा वो रास्ता है जो अल्टीमेटली वो मैसेज भेजेगी डर का, फियर का किसी के अंदर। अगर हम ये स्थिति अज्यूम करें, खाली इसकी कल्पना करें फिलहाल कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कम वक्त में फैसला आता और वो फैसला किसी बलात्कारी के लिए जिसने इतनी गंदी घटना को अंजाम दिया है फांसी का हो, क्या उससे वो डिसाइसिव फर्क आएगा? तो जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, सभी रेप केसेस में तो नहीं, लेकिन कुछ रेप केसेस ऐसे हैं जैसे गैंग रेप केसेस, फॉर एग्जांपल ये जो अभी रेप केस हमारे सामने आया है, या बच्चों के साथ बड़े ही ग्रूसम किस्म के रेप होते हैं, वो रेप केसेस ऐसे हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, और इस प्रिंसिपल के तहत डिसाइड किया जा सकता है कि उसमें कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। और अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि सभी मामलों में नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारे रेप केसेस ऐसे भी होते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप से आते हैं, बहुत सारे रेप केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पहले कंसेंस होती है और बाद में नहीं होती है, या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो डेफिनेटली रेप की डेफिनेशन में आते हैं। बट रेप वी विल हैव टू डिफर वन रेप केस फ्रॉम द अदर। इवन मर्डर के केस में भी आप देखिए, जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है तो वो हर मर्डर के ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए मिनिमम पनिशमेंट रेप केस में हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट रख सकते हैं, और जो रेप केसेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में फॉल करते हैं उस प्रिंसिपल के तहत उसमें हमें कैपिटल पनिशमेंट डेफिनेटली करना है। क्या इससे वो डर पैदा होगा जिस समाज के आप इतने डिटेल्ड में आप बात कर रहे थे कि जो बदलाव होता है, जो खौफ होता है, जहाँ पे माँ बाप जो है हाथ खींच लेते हैं उसके बाद वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं? मुझे लगता है ज़रूरत है। आप यदि एक सही तौर पे समय रहते एक पनिशमेंट देते हैं तो एक मॉडल सेट करते हैं सबके सामने कि यदि मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मैं बच नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, समय रहते। दूसरा, इसके साथ साथ मुझे लगता है बचपन से एक मॉरल एजुकेशन की आज बहुत ज़रूरत है, जिसका मुझे बहुत अभाव दिखता है। चाहे वो हम स्कूल्स में कहें, चाहे परिवारों में कहें, आज समय नहीं है बच्चों के साथ बिताने का, और फिर उनके साथ हम इतना कुछ उनके सामने परोसे जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, कई तरीके से, जहां पर कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई एथिक्स नहीं सामने दिखाई देते, और कहीं मुझे लगता है कि कई सब डिसिप्लिन के अंदर आज एथिक्स की जरूरत है, केवल एक मेडिकल डिसिप्लिन में नहीं। और समय रहते यदि आपको लगता है आपका बच्चा बिगड़ रहा है, उसमें अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स हैं, इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसका जल्द से जल्द इलाज कराइए, क्योंकि वो बीमार हो रहा है, और शायद वही बीमारी कल को एक सामाजिक बीमारी का रूप इख्तियार कर सकती। सर, आपको लगता है कि
जैसे तेजिंदर ने कहा कि आप सब पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं अप्लाई कर सकते, नॉर्मल केसेस में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, पर आपको लगता है उससे डर जाएगा लोगों के भीतर? देखिए, पहली चीज़ है कि रेप की परिभाषा में और रेप के सेंटेंसेस में काफ़ी फर्क आया है। इसके पहले काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और वो अमेंडमेंट्स के आधार पे अगर सही ढंग से सजा दी जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट किया जाए, कोर्ट सही ढंग से पेश आए, लॉयर सही ढंग से पेश आए, सही ढंग से केस को प्रेजेंट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि रेप केसेस में 7 years पनिशमेंट आमतौर पे होगी, जो कम नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन रही बात कि अगर रेप के साथ वो बातें हों, रेप के साथ मर्डर हो, जाहिर है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जैसा तेजिंदर ने कहा, और उसमें डेथ सेंटेंस तो होना ही चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। अगर रेप के साथ कहीं भी डेथ हो जाता है, मर्डर हो जाता है, चूंकि वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है, तो ये इसलिए एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, एग्जिस्टिंग लॉ अपने आप में ठीक ठाक है, सशक्त है, अगर उसका इस्तेमाल किया पिंकी, लास्ट वर्ड आपसे, आखिरी बात, क्योंकि आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि कैपिटल पनिशमेंट ही रास्ता है। यहाँ पर 2 पुलिस अफसर है जिनका कहना है कि नहीं, केसेस को अलग अलग करके देखना चाहिए। तेजिंदर लुथरा मानते हैं कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में वो कैपिटल पनिशमेंट में तब्दील हो। पहली बात अभिज्ञान, जहां तक ये हादसा है, आप देखिए ये यंग बच्चों के साथ प्री मेडिटेटेड तौर से ब्रूटैलिटी के साथ किया गया, जिससे सारा समाज भयभीत हो गया है। ऐसे केसेस में अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी तो कौन से केसेस में होगी? दूसरा, जब कैपिटल पनिशमेंट अगर प्रोवाइड भी की जाती है पनिशमेंट के लिए, तो हमेशा कोर्ट में डिस्क्रिशन रहती है कि उसको अवॉर्ड करे या ना करे। इसलिए वो कैटेगराइजेशन जिस प्रकार से भी होनी चाहिए वो अपने आप कोर्ट कर लेगी। लेकिन गैंग रेप के केसेस, इस प्रकार का जो हादसा हुआ है, शाम के समय में मूविंग बस में ऐसे बदतमीजी की गई है, उनको मारा गया, पीटा गया, लड़की अपनी जान के लिए आज के लिए वो स्ट्रगल कर रही है, ऐसे केसेस में शायद कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। जी, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बजाते थे। सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि इन सारी चर्चाओं को सुनने के बाद इस घटना ने सबको, हमको, आपको, सबको झकझोर कर रख दिया है। आप और हमें मिलकर अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस मूल्यों के साथ हम जी रहे हैं, उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और इस तरह की दुहाई हमारे लिए काम नहीं देगी। फिलहाल नमस्कार।